हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी हाल ही में अश्विनी शेखर, जो कि भारतीय साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखकर इन्हें सम्मानित किया है। और अभी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को 15 मिनट तक वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है। और ओडिशा सरकार द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र किसानों ने ककड़ी मोजैक वायरस को अपने टमाटर नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एसिक्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है श्रद्धा कपूर को। और सज्जन कुमार और अश्विनी शेखर ने एक पुस्तक लिखी है, माया, मोदी और आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। और रूस के रोसनेफ्ट ने अभी हाल ही में आईओसीएल के पूर्व निदेशक जीके सतीश को अपने निदेशक मंडल में यानी डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया है। महिला कंपाउंड तीरंदाजों ने विश्व युवा चैंपियनशिप में अंडर 18 और अंडर 21 में गोल्ड मेडल जीता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फ्रेंच, रशियन और जर्मन लैंग्वेज में अब पीएचडी कराएगी। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी ने इस्तीफा दे दिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब बात करेंगे आज के करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जहां से चुनाव लड़ते हैं, यानी कि जो इनका चुनावी क्षेत्र है वाराणसी, वहीं पर इन्होंने अभी हाल ही में 29 परियोजनाओं का अनावरण किया है। ये 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं, 29 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। इनका एक साथ इन्होंने अभी शुरुआत किया है, उद्घाटन किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है एक प्रकार से, ठीक है, यानी कि शिलान्यास किया है। तो अब देखो, ये 12,100 करोड़ की टोटल है और इनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होगा। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और भी कई सेक्टर को कवर करती हैं, क्योंकि 29 परियोजनाएं हैं टोटल। ओके, वाराणसी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वाराणसी में ही आपको पता है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया गया है। वाराणसी में ही पहली रोपवे सेवा भी शुरू की गई थी। पहली रोपवे सेवा ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू की गई थी, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ल्ड टीबी समिट भी यहीं पर आयोजित हुआ। वन वर्ल्ड टीबी समिट यहीं पर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, यूपी लेवल के एग्जाम के लिए, नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए भी। और सुर सिम्फनी, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा भी आयोजन किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। वाराणसी से ही एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया गया था। ये गया था डिब्रूगढ़ तक, वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की यात्रा किया था। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी पड़ता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिलेगा आपको, लखनऊ इसकी कैपिटल है। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी से, और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर झीलों की बात करें तो रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, मोती झील है। नेशनल पार्क में इकलौता नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और जो कि है लखीमपुर खीरी में। इसके अलावा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पैता, झोरा ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। ओके, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। ये अपना बॉर्डर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से शेयर करता है। इसके अलावा दिल्ली यूनियन टेरिटरी से शेयर करता है। सीटों में सबसे ज्यादा सीटें हर एक मामले में है। और राजकीय पशु इसका बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प है पलाश, और राजकीय पेड़ है अशोक। अगला, हाल ही में भारत में इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए कौन सा उत्सव शुरू किया गया? तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट की पावर का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव शुरू किया गया है। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन टाइप का एक उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें यह भी कहा गया है कि सभी लोग ना आप कमेंट करके या फिर कहें कि छोटी छोटी क्लिप बना करके वीडियो अपलोड करें कि इंटरनेट ने आपकी दुनिया कैसे बदली है। और जिसकी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आएगी उसको 15,000 रुपए तक की इनामी राशि भी दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ इंटरनेट, इसके लिए भारत इंटरनेट उत्सव जो है ये लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, माई जीओवी के सहयोग से भारत इंटरनेट उत्सव। ओके, अगला, जुलाई 2023 में वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड इंडिया के सीईओ कौन बनाए गए? एफपीएसबी इंडिया, इसके नए सीईओ दोस्तों बना दिए गए हैं कृष्णा मिश्रा। कृष्णा मिश्रा जो हैं एफपीएसबी इंडिया के अब सीईओ के पद पर रहेंगे। यहाँ पर देखो, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है आपके सामने, एफपीएसबी इंडिया अपॉइंट्स कृष्णा मिश्रा एज ए सीईओ। अब एफपीएसबी है क्या?
इसका मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये दोस्तों एक समझ लो कि ग्लोबल लेवल पर एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो खास करके फाइनेंशियल कंट्रोल या फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मानकों को निर्धारित करता है, स्टैंडर्ड्स बनाता है। तो उसी का जो यूनिट है इंडिया में, उसके सीईओ बनाए गए हैं कृष्णा मिश्रा। क्लियर है? तो दुनिया भर में जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर होते हैं, उनको उनके लिए नैतिकता और मानक तैयार करना, ये सभी इसी का काम होता है। अगला, चर्चे में रही पुस्तक कलर्स ऑफ डिवोशन, इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है दोस्तों अनीता भरत शाह ने। यहाँ पर देखिए इस पुस्तक को, इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल भी है और ये पुस्तक है आपके सामने, कलर्स ऑफ डिवोशन। बेसिकली इस पुस्तक में ना जो वल्लभाचार्य जी थे, जो कि पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। उनका जो दर्शन शास्त्र था वो इसमें बताया गया है कलर्स ऑफ डिवोशन में। ओके, अब पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई थी उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे अभी सुधा पाई और सज्जन कुमार की पुस्तक माया मोदी और आजाद आई, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व। रूपा पाई की पुस्तक आई थी द योग सूत्रा फॉर चिल्ड्रंस। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक आई अशोक कुमार भट्टाचार्य की। ए लाइफ वेल स्पेंट सतीश चंद्रा की पुस्तक रही। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट अश्विनिंदर सिंह की पुस्तक रही। नालंदा अभय के ने लिखा। अजय टू योगी आदित्यनाथ शांतनु गुप्ता ने लिखा। और द पावर ऑफ वन थॉट बी के शिवा ने लिखा। ये दोनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिंग साइड डॉक्टर विजय दर्डा की पुस्तक, एनटीआर ए पॉलिटिकल बायोग्राफी रामचंद्र मूर्ति कोंडू भाटला की पुस्तक, और गट्स एंड अमिट ब्लड बाथ ये आदित्य भूषण ने लिखा है। क्लियर? अगला देखते हैं। इसरो ने निम्न में से किस दिन चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो ने फाइनली डेट एग्जैक्टली अनाउंस कर दिया है और टाइमिंग वगैरह भी अनाउंस कर दिया है। इसरो के अनुसार 14 जुलाई 2023 को दोपहर में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अभी तक जो है एक रेंज बताया करता था इसरो, पहले उससे पहले तो जुलाई बताया था और उसके बाद एक रेंज बताया था कि 12 जुलाई से लेकर 19 जुलाई के बीच में लॉन्च किया जाएगा। अब इन्होंने एग्जैक्टली डेट बता दिया है कि 14 जुलाई को हम लोग चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। इंडिया का ये तीसरा लूनर मिशन होगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पहले चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा सा जान लो। देखो ये 2:35 पर दोपहर में लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को, और इसका भी मेन मकसद यही होगा कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित तरीके से लैंड किया जाए। जो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, इन्होंने बताया है कि 23 या 24 अगस्त को ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। मतलब यहाँ से लॉन्च किया जाएगा 14 जुलाई को और ये चंद्रमा पर पहुंचेगा 23 या 24 अगस्त को, और वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास किया जाएगा। पिछली बार जो चंद्रयान 2 था ना, उसमें क्या हुआ था दिक्कत कि वो देखो वो 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था और 2019 में उसमें दिक्कत ये हुई थी कि जो विक्रम लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया था। ठीक है, ध्यान रहे उस लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था, और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। रोवर तो निकलने का चांस ही नहीं पाया क्योंकि विक्रम ही ठीक से लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है, पूरी तरीके से, और वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और इस वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन ऑर्बिटर जो ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था वो अभी भी चक्कर लगा रहा है और उसने बहुत सारा हेल्प भी किया हुआ है। ठीक है, और इनफैक्ट इस वाला जो मिशन ये चंद्रयान 3 होगा, इसमें भी वो चंद्रयान 2 का बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं, मतलब कि बहुत फायदेमंद हुआ साबित। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान 2 जो है 48 दिनों में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा किया था। टोटल 978 करोड़ रुपए का खर्च आया था चंद्रयान 2 मिशन में, और अब इसरो जो है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। बहुत ही प्राउड मूवमेंट होगा इंडिया के लिए। इसरो के बारे में अगर बात करें तो 15 अगस्त 1969 को 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। अगला, हाल ही में किस कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए समय पर भुगतान श्रेणी में जीईएम पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है दोस्तों एनएलसी कंपनी ने। यहां पर देखिए एनएलसी इंडिया बैग्स जीईएम अवार्ड इन टाइमली पेमेंट कैटेगरी अमंग स्टेट ओन्ड फर्म्स फॉर 2023। तो जितने भी स्टेट ओन्ड फर्म हैं, ठीक है, उनमें टाइमली पेमेंट कैटेगरी को लेकर के इसने अभी ये अवार्ड जीता है एनएलसी इंडिया ने। ओके, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो कि कोयला मंत्रालय के तहत आती है और एक नवरत्न कंपनी है। भारत में कुल 13 नवरत्न कंपनियां हैं।
तो ऐसी नवरत्न कंपनी है ये जिसने ये अवार्ड जीता हुआ है। तो ई मार्केट प्रथाओं की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए ये अवार्ड इसे मिला हुआ है। अगला, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ? तो दोस्तों इंडिया जो है ये चैंपियंस ग्रुप में शामिल हो चुका है अब किसके? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी कि GCRG ग्रुप के। यहां पर देखिए आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम का, इंडिया ज्वाइंस चैंपियन ग्रुप ऑफ ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये घोषणा की हुई है और बताया है कि भारत में जो है ये एक बड़ी उपलब्धि है, एक प्रकार से ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में चैंपियंस ग्रुप में भारत शामिल हो गया है। इसमें बहुत सारे देश हैं, हालांकि पहले से 32 सदस्य देश हैं इसमें, और ये सभी जो हैं ये फूड सिक्योरिटी को लेकर, एनर्जी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, फाइनेंशियल फंडिंग को लेकर के जो भी चुनौतियां आती हैं उनका समाधान सुनिश्चित करते हैं। तो विदेश मंत्रालय के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वेस्टर्न कंट्री को लेकर के स्पेशलाइज्ड जो कि हैं श्री संजय वर्मा, इनको GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा नियुक्त किया गया है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेरपा कौन नियुक्त किया गया? संजय वर्मा को। अच्छा, यूपीपी का खाकी बैच आया है। आगे बढ़ने से पहले आपका 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा। खाकी बैच जिनको जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्लासेस लगातार चल रही हैं और जबरदस्त प्रकार से तैयारी कराई जा रही है। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपको ये वैकेंसी ले लेनी है, सीरियस हो आप, तो आप ये बैच जरूर ज्वाइन करो। सबसे कम दाम में सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप GS पढ़ना चाहते हो, GS सफलता बैच को आप देख सकते हो 2.0। ये तो समझ लो कि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जीवन में एक ही बार पढ़ना पड़ेगा GS, इसके बाद GS आपको कभी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक ही बार पढ़ना है और एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो ना, तो उसके बाद कभी और कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। GS सफलता बैच मैं आपको सभी को कहूंगा कि एक बार सभी लोग इसमें जरूर ज्वाइन करो। अगर आपने GS अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ी है, जहां पर भी जैसे भी पढ़ा हुआ है, आप एक बार इस बैच को लेकर के देखिए, आपका GS एकदम समझ लो 200% स्ट्रांग हो जाएगा। 18 महीनों की वैलिडिटी के साथ है, सारे सब्जेक्ट इसमें GS के कवर कराए गए हैं। ठीक है, और ई बुक भी आपको फ्री दी जा रही है। अगला, जुलाई 2023 में किस देश की सरकार ने स्पेसएक्स की इंटरनेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस दिया है? तो दोस्तों मंगोलिया ने अभी हाल ही में लाइसेंस दिया है स्पेसएक्स को कि उनके यहाँ इंटरनेट सेवा प्रोवाइड करो। अब आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात हुई? देखो, बड़ी बात इसलिए हुई क्योंकि स्पेसएक्स का जो है स्टारलिंक प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक जो इसका प्रोजेक्ट है ना, ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। कौन सा इंटरनेट? सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इससे ये होता है कि अंतरिक्ष से इंटरनेट मिलता है, अंतरिक्ष से मिलता है। अभी तक जो आप सुनते थे जो इंटरनेट होता था वो फाइबर केबल के माध्यम से मिलता था, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से समुद्र के रास्तों से मिला करता था। अगर आप मंगोलिया की लोकेशन देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा मंगोलिया की लोकेशन, वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो उसे बहुत ज्यादा हद तक या तो रसिया पर या तो चाइना पर डिपेंड होना पड़ता है। तो ऐसे में स्पेस एक्स के साथ उसने लाइसेंस इसको दे करके एक डील साइन करी हुई है कि चलो भैया इंटरनेट हमें अब स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करो वाया स्टारलिंक सैटेलाइट। ओके, तो स्पेस एक्स ने कहा बहुत सही, हमको तो कस्टमर चाहिए ही। तो स्पेस एक्स जो है ये निचली कक्षा में 3500 से ज्यादा उपग्रह लॉन्च कर चुका है और 60,000 उपग्रह ये लॉन्च करने का टारगेट रखा है निचली कक्षा में। जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होगा ना, LEO जिसे कहते हैं, वहां पर 60,000 इसके सैटेलाइट्स होंगे। सैटेलाइट का जाल बिछा देगा और इसे ही कह रहा है स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेसएक्स का। इसके थ्रू अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसमें अगर आप देखोगे, चलो मैं आपको वर्ल्ड मैप में ही दिखाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप ऊपर चाइना को क्रॉस कीजिए, चाइना के बाद इधर है ये मंगोलिया। ठीक है, मंगोल शासक आप सुनते थे ना, ये चंगेज खान वगैरह यहीं से आए थे। और रसिया यहाँ पर है। कजाकिस्तान ये रहा, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। उसके बाद मंगोलिया सेकेंड लार्जेस्ट ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिलहाल मंगोलिया के बारे में अगर बात करें तो उलान बता इसकी कैपिटल है। अब देखो मंगोलिया में ही ना, मंगोलिया और चाइना के पास में इधर बॉर्डर में ना ये जो जगह है यहाँ पर है गोबी। गोबी क्या है? गोबी दोस्तों एक है डेजर्ट, एक मरुस्थल है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। तो अब ऐसे एरिया में जहां पर मरुस्थल हो या फिर जहां पर डेजर्ट हो,
वहां पर कोई अगर फंस गया तो उसको तो इंटरनेट मिल ही नहीं पाता, क्योंकि वहां पर टावर लगाने कौन जाएगा, है ना, मरुस्थल में टावर कौन लगाएगा। तो अब लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट का फायदा यही है कि चाहे आप मरुस्थल में रहो, चाहे आप किसी समुद्र वाले एरिया में रहो, चाहे आप घने जंगलों में रहो, बड़े बड़े किलोमीटर किलोमीटर के जो जंगल होते हैं वहां पर भी नेटवर्क चले जाते हैं, चाहे जहां पर भी रहो आपको सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट मिलेगा, अंतरिक्ष के माध्यम से मिलेगा। तो कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहेगी। तो इसीलिए मंगोलिया ने फिलहाल स्टारलिंक के साथ या कहें कि स्पेसएक्स के साथ समझौता किया है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 67वें TAAI सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में किया गया। TAAI सम्मेलन ये 67वां संस्करण था इस बार का। और ये देखिए, हाईली एंटीसिपेटेड 67th ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये क्या है? ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये समिट है। और ये भारत और श्रीलंका के बीच में समझ लो एक प्रकार से ट्रेवल को लेकर के एक समझौता होता है, एक समिट होता है, एसोसिएशन जो बना हुआ है। तो भारत और श्रीलंका के उद्योग पेशेवरों को एक साथ लाने के लिए ये किया गया है, जिससे यात्रा उद्योग में बढ़ावा दिया जा सके। तो TAAI शिखर समिट कहाँ पर हुआ? कोलंबो में हुआ। 3 दिवसीय था, 6 जुलाई को ये शुरू हुआ, 3 दिन जोड़ लो इसमें। ओके, अगला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर सिंगल विंडो एनसीसी कैडेट का शुभारंभ किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने नई दिल्ली में अभी हाल ही में सिंगल विंडो एनसीसी कैडेट के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है बेसिकली। और देखिए यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेज एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इन नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में इन्होंने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिससे एनसीसी के जो कैडेट हैं इनकी परफॉर्मेंस भी और इम्प्रूव हो सके, साथ ही साथ इनको भी डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जोड़ा जा सके। तालमेल बिठाने में ये एक बड़ा कदम है। तो इसको बनाया किसने है? एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इसको बनाया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने, जिसे कहते हैं बिसाग। इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। तो ये एक सिंगल विंडो इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर होगा, जिसे एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर बनाया गया है, खास करके एनसीसी कैडेट के लिए। अब एनसीसी की बात आई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लो। एनसीसी का मतलब होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी स्थापना 1948 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मतलब जो मोटो है, कहें कि हम लोग थीम या कहें मोटो कह लो सही से, एकता और अनुशासन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। क्या होता है मोटो? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। और इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। ओके, चलिए, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे आज के करंट अफेयर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखो दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। इसी से एंगेजमेंट बढ़ती है और इसी से वीडियो रिकमेंड होती है। आजकल जो है यूट्यूब नोटिफिकेशन, मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ 200 से 250 लोगों को ही नोटिफिकेशन भेजता है, बाकी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो बाकी रिकमेंडेशन से ही आती है। तो आप लोग अगर लाइक करोगे, वीडियो में कमेंट करोगे या फिर इसे शेयर करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी और उसके बाद जो है और ज़्यादा रिकमेंड होगी वीडियो। चलिए, तो अगर जनवरी से जून तक की करंट अफेयर आई है, अगर आप इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। रिवीजन सेक्शन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मई को मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है। और इसे मे डे भी कहा जाता है, ILO के द्वारा मनाया जाता है। RBI के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बाजार उधार लेने वाले राज्यों में शीर्ष पर रहा तमिलनाडु। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो कम मनी वाला, छोटे मनी के लिए उधार लेने के मामले में बिहार टॉप पर था। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक देवदत्त चंद नियुक्त किए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। केपलर के आंकड़ों के अनुसार यूरोप का टॉप रिफाइनरी आपूर्तिकर्ता देश भारत बन गया है। देखो, भारत कच्चा तेल खरीदता है रसिया से और उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचता है, जो सैंक्शन लगाया हुआ है रसिया पर। भारतीय सेना ने 5 महिला अधिकारियों को पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल किया है। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीत लिया है। और सांतियागो पेना को अभी पैराग्वे का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। पहला विश्व शतरंज चैंपियनशिप चाइना का चैंपियन बन गया है डिंग लेरेन। और चर्चे में रहा भारत का पहला केबल रुका हुआ या कहें कि केबल स्टे ब्रिज जो है, अंजी खंड ब्रिज, ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर बन रहा है अंजी खंड ब्रिज, ठीक है। और किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा ब्रिटेन के मानद MBE पद से सम्मानित किया गया है डॉक्टर MN नंद कुमार को। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश TS शिवगनामम नियुक्त किए गए। बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप मीरा स्याल को दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा आपसे। भारत और
रसिया ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड को स्वीकार करने की संभावना की जांच के लिए सहमति जताई हुई है। यानी कि ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का ये लोग कर सकेंगे एक्सेप्ट। आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में भारतीय नौसेना के आईएनएस सतपुड़ा ने हिस्सा लिया है। यहाँ पर रूस नहीं रहेगा, आईएनएस सतपुड़ा ने इसमें हिस्सा लिया है। अगला, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? रजनीश कर्नाटक। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की जलवायु कार्रवाई में 2027 में शामिल होगा। लिप्जिग बुक पुरस्कार इसको मारिया स्टेपोनोवा ने जीता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रसिया की हैं ये। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए हैं शरद पवार। हालांकि ये दोबारा से इस्तीफा मतलब लोग विरोध करने लगे तो दोबारा से ज्वाइन कर लिए, इस्तीफा दे दिए थे, तो ये क्वेश्चन काट ही दो, इस्तीफा दिए थे फिर से आ गए इस पर, ठीक है। इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। हालांकि इनके जो भतीजे थे अजीत पवार वो अब शामिल हो गए हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अपनी पूरी पार्टी के साथ। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन थे। अब लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। पेरू कैपिटल कल पूछा गया था, लीमा होती है। इंदौर 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है इनमें से किसमें ककड़ी मोज़ेक वायरस का संक्रमण होता है। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ने किस देश के कैदियों को छोड़कर बाकी सभी देश के कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दे दी है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। और इसकी क्विज और पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, वहां से आप ले सकते हो। जीएस सफलता बैच ज्वाइन करना है या फिर कोई सा भी हमारा बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए या फिर आप एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।